हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग इतिहास देखने वाले हैं। इतिहास में भी जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल रहता है। और आधुनिक इतिहास में जो आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के बारे में, कि यूरोपीय देश जो हैं वो कौन कौन सी कंपनियां भारत आई, भारत के साथ में व्यापार किया, क्यों किया, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोग यूरोपीय कंपनियां में सबसे पहले अगर कोई देश देखें जो सबसे पहले आया था वो था पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया था। सबसे पहले आया था, सबसे बाद में गया 1961 में गया था गोवा से। वो भी गया नहीं था बल्कि उसको भगाया गया था। तो चूंकि पुर्तगाल सबसे पहले आया 1498 में, इसलिए भारत के साथ सबसे पहला जो व्यापार संबंध था वो पुर्तगाल का ही था, वो भी 1503 से। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अंग्रेज का जो प्रभाव भारत में पड़ना शुरू हुआ तो वो प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ। यदि हम लोग देखें कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1757 में। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। वहीं पर बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में लड़ा गया था। दोनों के युद्ध में अंतर है। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इससे अंग्रेजों को राजनीतिक शक्तियाँ ही केवल प्राप्त हुई थी। लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद से अंग्रेजों को पूरा भारत जो है एकदम खुला खुलासा सारा कुछ मिल गया। अगर हम लोग देखें कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। तो सवाल पूछा जा सकता है कि अंग्रेज की तरफ से उस समय कौन था गवर्नर, तो वो था लॉर्ड क्लाइव। और इसमें क्या हुआ, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को बिल्कुल पराजित कर दिया और इसके बाद सिराजुद्दौला को हरा करके मिर्ज़ाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया। कुल मिलाकर के अगर इसके हम स्टोरी की बात करें तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेज की तरफ से वहाँ का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हुई। और इस हार से, इस युद्ध से, प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई और सिराजुद्दौला को हरा करके, उसका वध करके मिर्ज़ाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में होता है। इसमें जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं हेक्टर मूनरो। इसके लिए पूरा भारत एकदम खुला खुलासा मिल गया। हल्दीघाटी युद्ध देखें तो हल्दीघाटी युद्ध जो है वो आपको 1576 ईस्वी में हुआ था, वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अंग्रेज तो थे ही, साथ ही साथ इसका पीछा करते करते फ्रांस भी आ गए। तो अंततः अंग्रेज और फ्रांस के बीच में आपसी प्रभुत्व को लेकर के विवाद शुरू हो गया। तो अंत में जो है 1760 में वॉडिवॉर्स का युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाता है और फ्रांस हार जाते हैं, जिसके बाद से फ्रांसीसी ख़त्म और अंग्रेज ही केवल बचता है पूरे भारत पर राज करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ से देखें कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। और पांडिचेरी पर अधिकार ऐसे नहीं किया बल्कि बीजापुर के सुल्तान ने पांडिचेरी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए हम आपको ये सब बतला रहे हैं। तो विदेशी यूरोपीय व्यापारी भारत आ रहे थे, क्यों? तो भारत का मुख्य रूप से, भारत के साथ में व्यापार का मुख्य उद्देश्य था मसाला। भारत का जो मसाला था वो पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। तो इसी मसाले की वजह से जो है भारत का व्यापार के साथ व्यापार करने के लिए और भी यूरोपीय देश आते गए। अगर हम लोग देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो गठन किया गया था वो 1600 में गठन किया गया था, लेकिन ये पहली बार जो है 1608 ईस्वी में आया था। कौन आया था? तो उसका जो हेड था वो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि हेक्टर नामक जहाज़ से 1608 में सूरत के बंदरगाह पर वो कदम रखा था। अगर हम लोग बात करें कि कैप्टन हॉकिंस में केवल हेक्टर नामक ही एक जहाज़ था, नहीं, इसके साथ में एक रेड ड्रैगन भी था। तो आपके एग्ज़ाम में कभी सवाल आ सकता है कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो पहली बार जब 1608 में सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था तो उसका जहाज़ का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन में कोई एक हो सकता है। हेक्टर रहेगा तो आप हेक्टर मारेंगे और रेड ड्रैगन रहेगा तो आप रेड ड्रैगन मारेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1608 में आई, लेकिन इसका पहला जो व्यापारिक केंद्र बना था, जहाँ ये उतरा वहीं पर जो है इसका पहला व्यापारिक केंद्र बनता है। लेकिन इसको यहाँ व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए इसको कम से कम 5 साल यहाँ पर लग जाता है। तो पहला व्यापारिक केंद्र जो है वो अंग्रेज़ों का सूरत, दूसरा जो है मद्रास, तीसरा जो है बम्बई और फिर अगला है कोलकाता। सभी का ईस्वी सन दिया हुआ है।
तो आप इसको क्रम से ही याद रखें। सबसे पहले जहाँ उतरा था वहीं पर इन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाया, दूसरा जो है मद्रास में बनाया, फिर बम्बई में बनाया और फिर कोलकाता में बनाया। अंग्रेज जब भारत आए तो वो यहाँ की मिट्टी से भली भांति परिचित हुए और उन्होंने देखा कि असम की जो मिट्टी है, असम की जो जलवायु है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। इसलिए वहाँ के असम में असम में जो है चाय की खेती के लिए लोगों को बाध्य किया। फिर वो उसी तरह से बंगाल में देखा कि जूट की खेती के लिए उपयुक्त है, तो वहाँ जूट के लिए वहाँ ज़बरदस्ती किया गया। पंजाब में गेहूं के लिए उपयुक्त जलवायु देखा तो वहाँ के लोगों को बाध्य किया गया गेहूं उपजाने के लिए। महाराष्ट्र की मिट्टी काली है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को कहा गया कि आप कपास ही उपजाएंगे, और मद्रास में कहा गया कि आप चावल उपजाएंगे। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से राज्य में किस फसल के उत्पादन के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा कहा जाता था। तो याद रखें, असम में चाय, बंगाल में जूट, पंजाब में गेहूं और वहीं पर महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में चावल। अब चूंकि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में प्रतिद्वंद्विता का भावना था, इस वजह से जिससे अंग्रेज ने पहला अपना जो व्यापारिक केंद्र बनाया था सूरत में, तो फ्रांसीसी ने भी अपना व्यापारिक केंद्र पहला सूरत में ही बनाया और दूसरा जो है वो मसूलीपट्टनम में बनाया। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी को दिक्कत डच से भी था, फ्रांसीसी को दिक्कत यहाँ डच से भी था। तो डच ने पहला उपनिवेश स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में, तो फ्रांसीसी सोच रहा था कि अंग्रेज़ों के साथ भी उलझ जाएंगे सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित करके, और फिर डच को भी एक साथ ही समेटना चाहता था। इसलिए अगला जो व्यापारिक केंद्र है वो मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने किया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि डच का जो पहला उपनिवेश है वो था मसूलीपट्टनम। अब सबसे पहला सवाल है, पुर्तगाल जो आया था वो 1498 ईस्वी में आ गया था। वास्को डी गामा आया था केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए, लेकिन यहाँ पर जो अधिकार शुरू किया था वो अल्मीडा ने किया था। तो सवाल ऐसा बन सकता है कि अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था, अल्मीडा ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। लेकिन पुर्तगाल में जो वास्तव में अगर इसके संस्थापक की बात करें तो वो था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 तक शासन किया और इसके समय में जो हेड क्वार्टर बनाया गया था वो कोचीन बनाया गया था। तो 1509 में आने के साथ अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। फिर 1511 में जो है मलक्का, अगर आप इस तरह से देखेंगे भारत तो इधर आपको मलक्का दिखेगा, यहाँ पर अधिकार कर लिया। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरह से फारस के खाड़ी में एक हड़मुख जल संधि, इस दोनों पर अधिकार कर लिया अल्बुकर्क ने। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ाया। लेकिन शुरू में इसका हेड क्वार्टर था कोचीन, लेकिन बाद में जो है इसका हेड क्वार्टर कर दिया गया गोवा। कब किया गया? 1530 में। हालांकि गोवा को जीत लिया था 1510 में, लेकिन इसको मुख्यालय बनाया गया 1530 में। किसने बनाया? तो कुन्हा ने बनाया। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कि पुर्तगालियों का सबसे ज़्यादा अवशेष जो है, सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ रहा, तो कोचीन नहीं, जब भी होगा तो गोवा ही होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में दिखे तो गोवा ही होगा। क्योंकि अगला है कि अंग्रेज़ों ने कोलकाता में एक दुर्ग बनाया था जो जिसका कि नाम था फोर्ट विलियम। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। किन्होंने बनाया था? तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, किसी और ने नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने बम्बई में तीसरा सबसे पहला कहाँ व्यापारिक केंद्र? सूरत। दूसरा कहाँ? मद्रास। तीसरा बम्बई। बम्बई में जो इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था वो ऐसे नहीं किया था। बम्बई पर शुरू में जो अधिकार हुआ था वो हुआ था पुर्तगालियों का, क्योंकि 1530 में अपना हेडक्वार्टर वहाँ से गोवा ट्रांसफ़र कर लिया और ये चाह रहा था कि पूरे भारत पर अधिकार करें। इस वजह से एक बार हुआ ये था कि गुजरात में एक शासक थे बहादुर शाह। बहादुर शाह जो थे 1537 में जहाज़ का निरीक्षण करने के लिए आए। तो इस जहाज़ के निरीक्षण करने के दरमियान इनका पाला पड़ गया पुर्तगालियों के साथ में। तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को बिल्कुल एकदम हत्या कर दिया। तो इस तरह से इसका प्रभाव तो बढ़ता ही गया और बम्बई पर भी इसका अधिकार हो गया। लेकिन ऐसा हुआ कि एक अंग्रेज ब्रिटिश शासन के अधीन एक राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई कैथरीन से। कैथरीन जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी। इनका आपस में शादी हो गया, जिसकी वजह से जो है पुर्तगालियों ने बम्बई
पुर्तगालियों ने बम्बई जो है वो दहेज के रूप में ब्रिटिश शासन को दे दिया और ब्रिटिश शासन ने उसको जो है 10 पाउंड में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे दे दिया। तो इस हिसाब से बम्बई जो है वो कंपनी को मिल गया और कंपनी ने वहाँ पर भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया। अगला सवाल आप ये भी याद रखें कि 1651 में मुगलों ने अंग्रेज़ों को कहाँ कहाँ दिया था अधिकार व्यापार करने का, तो कासिम बाजार और हुगली। कासिम बाजार और हुगली में जो है 1651 में अंग्रेज़ों को अधिकार दे दिया मुगलों ने। अब है सवाल सिख धर्म। सिख धर्म की जब बात आती है तो सबसे पहला है कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक देव की जीवनी के बारे में पढ़ें तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। इसी को ननकाना साहिब भी बोला जाता है। गुरु नानक के पिता का नाम था कालू मेहता और माता का नाम था तृप्ता देवी। इन्होंने इस सिख धर्म की स्थापना करी और यहीं से सिख धर्म जो है वो आगे बढ़ा। अगर प्रथम गुरु की बात करें तो गुरु नानक देव थे। दूसरे जो गुरु थे गुरु अंगद देव थे। गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो थे वो उन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई थी। इनका एक मुख्य रूप से यही बात है कि इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई थी। तीसरे नंबर पर थे अमरदास। तीसरे नंबर पर थे गुरु अमरदास। वहीं चौथे नंबर पर थे गुरु रामदास। गुरु रामदास की एक खासियत ये रही कि इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना करी। और पांचवें जो गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के बारे में आप याद रखें कि ये खुद को कहते थे सच्चा बादशाह। और गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना करी थी 1604 में। लेकिन अर्जुन देव से एक गलती हो गई कि इन्होंने खुसरो की सहायता कर दी थी। खुसरो जिनको कि तोता ए हिंद कहा जाता है, अर्जुन ने चूँकि खुसरो की सहायता करी, इसके लिए जहांगीर ने क्या किया, 1606 में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। इसके बाद जो है आगे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद के बारे में आप याद रखें कि इन्होंने अकाल तख्त बनाया। अकाल तख्त क्यों बनाया? अकाल तख्त बनने का मतलब ये था कि सिख धर्म के लोगों को लड़ा के बनाना, ताकि वो अपने समाज अपने देश की रक्षा कर सके। और साथ ही साथ लोहगढ़ किले की भी स्थापना करी थी हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद। इसके बाद अगर हम लोग 8वें गुरु की बात करें, 8वें गुरु जो थे वो हरकिशन थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। अगर इनका जन्म स्थल की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। और इनकी जो समाधि जो कहा जाता है वो नांदेड़ में हुई थी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा पंथ का मतलब ये कि पाहुल प्रणाली के तहत जो भी इसमें सदस्य बनते थे उनको खालसा कहा जाता था। और इस खालसा पंथ की शुरुआत इन्होंने 1699 ईस्वी में करी थी। वहीं पर अगर खालसा सेना की बात करें तो खालसा सेना जो है वो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करें तो इनके साथ में ऐसा हुआ था कि इनकी जो राजनीतिक राजधानी थी वो थी लाहौर, जबकि अगर हम लोग धार्मिक राजधानी की बात करें तो वो था अमृतसर। महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो 1799 ईस्वी में इनको राजा की उपाधि दी गई। और राजा की उपाधि किन्होंने दी, तो जमान शाह ने दी। दरअसल ऐसी बात है कि व्यास नदी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर आक्रमण करने के बाद वो लोग जब लौट रहे थे तो व्यास नदी में इनकी तोपें गिर गई। तो उन महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि उन तोपों को निकलवा करके पुनः जमान शाह को भेज दिया। इससे प्रसन्न होकर के जमान शाह ने लाहौर पर इनका अधिकार दे दिया और फिर 1799 ईस्वी में इनको महाराजा भी घोषित कर दिया गया।